तेलंगाना राज्य का टीसेट चैनल में हिंदी अध्यापक भर्ती परीक्षा हेतु मार्गदर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। निर्धारित जो पाठ्यक्रम दिया गया है, तो इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो कंटेंट भाग है, कंटेंट भाग में आपको संधि और समास से संबंधित विषय दिया गया है। तो चलिए मित्रों, आज विस्तार से हम जानकारी प्राप्त करेंगे समास के संदर्भ में। इससे पहले हम शब्द के अंतर्गत चर्चा किए थे कि शब्द की उत्पत्ति के आधार पर या इतिहास के आधार पर कुछ प्रकार उसके बारे में जानकारी प्राप्त किए। उसके बाद वाक्य के अंतर्गत भी हम भेद और उससे संबंधित गुण आदि भी चर्चा किए। तो इस संदर्भ में शब्द की रचना जो है, शब्द की रचना की जब बात करते हैं हम लोग, इसमें हमको कई प्रकार के विषय आएंगे। जैसे उत्पत्ति के आधार पर शब्द रचना, अर्थ के आधार पर शब्द रचना, इस प्रकार जो हम अलग कोटि में रखते हैं। फिर वाक्य को भी अलग कोटि में रखते हैं, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, वाक्य के प्रकार, परिभाषा, गुण आदि। तो उसी तरह शब्द की रचना भी एक भाषा के अंतर्गत एक उल्लेखनीय विषय है। तो शब्द की रचना के अंतर्गत जैसे शब्दों को हम रचना करते हैं, जैसे प्रत्यय और उपसर्ग के अनुसार। जैसे कुछ उपसर्ग को, मूल शब्द को जोड़ते हुए कुछ नए शब्द बनाते हैं, नए शब्दों की रचना करते हैं। तो प्रत्यय जोड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं। तो इस प्रकार तमाम सारे विषय आ जाएंगे। संधि समास भी शब्द रचना की कोटि में आता है। इसलिए समास एक ऐसा विषय है, तो देखने में तो जानकारी है लगता है, लेकिन यहाँ परिभाषा के बाद और उदाहरण को सामने रखते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे तो अधिक लाभदायक होगा परीक्षा के लिए। तो समास की परिभाषा पर ध्यान देंगे मित्रों। समास का अर्थ है संक्षेप करना, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से निर्मित शब्द को समास कहते हैं। जैसे परिभाषा को लेकर ही प्रश्न बन सकता है। परिभाषा में ध्यान दीजिएगा, संक्षेप करना, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से नए शब्दों का निर्माण करते हैं, तो उसी को हम समास करते हैं सामान्य रूप से। प्रश्न बन सकता है परिभाषा देते हैं, तो प्रश्न के रूप में फिर नीचे 4 विकल्प होते हैं। तो संक्षेप करना इसी से संबंधित है, तो नीचे समास भी होंगे, संधि भी होगा, उपसर्ग भी होंगे, आपको प्रत्यय भी होगा। इस प्रकार शब्द रचना के अंतर्गत जितने भी प्रकार आएंगे, तो प्रकारों से संबंधित विकल्प होते हैं। तो सही की विकल्प जो है समास का चयन करना होता है। उसके बाद और एक प्रश्न भी बन सकता है, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से निर्मित शब्द को क्या कहते हैं। मतलब यहाँ हमको प्रश्न इस रूप में भी बनता है, तो परिभाषा देकर, नहीं तो समास डैश से संबंधित है। एक प्रश्न, समास इस से संबंधित है, इस प्रकार भी प्रश्न बन सकता है। तो मतलब प्रश्न के रूप में समास इससे संबंधित है। नीचे विकल्प रहता है कि वहाँ संक्षेप करना एक विकल्प होगा, फिर दूसरा विकल्प यह है कि दो या दो से अधिक शब्दों के योग से निर्मित होना, फिर तीसरा, फिर दूसरी परिभाषा के जो कुछ शब्दों को लेकर दिया जाता है, फिर चौथा विकल्प जो है उपरोक्त में से 1-2 सही है, ऐसा विकल्प चौथा विकल्प रहता है। तब आप मित्रों चौथा विकल्प को चयन करना होता है, क्योंकि समास की परिभाषा में आपको 2 शब्द हैं, एक संक्षेप करना, दूसरा दो या दो से अधिक शब्दों के योग से नए शब्दों का निर्माण होना समास कहते हैं। तो इस प्रकार नेगेटिव और मतलब नकारात्मक और सकारात्मक प्रश्न या अनुप्रयुक्त प्रश्न भी सोचते हुए हम लोग अगर अध्ययन करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो आसान होगा, लाभप्रद होगा। और एक बात को दोहराऊंगा, जैसे 6वीं से लेकर 10वीं तक जितने भी हम पाठ्य पुस्तक हैं उपलब्ध, जो हम पाठशाला में पढ़ाते हैं, तो उन पाठ्य पुस्तकों में से ही
कुछ शब्दों को लेकर इसमें पूछा जा सकता है टीआरटी परीक्षा में, क्योंकि अभी 2012 अध्यापक भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र अगर देखें आप, तो व्याकरण के संबंध में पाठों से संबंधित शब्द या उपवाक्य, पदबंध या वाक्य देकर उस वाक्य में कुछ एक शब्द को रेखांकित करके तो उस शब्द क्या है विकल्पों से चयन करना होगा। इस प्रकार उसको हम अप्लाइड कहते हैं। सीधा प्रश्न ना पूछते हुए पाठ से संबंधित कोई एक या दो वाक्य लेते हैं या कुछ 4-5 लाइनों से संबंधित अनुच्छेद भी लिया जाता है या कोई कविता पाठ भी ले सकते हैं। तो कविता पाठ में इस प्रकार के कुछ सामासिक शब्द हैं, तो उन शब्दों को लेकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए पर्दे पर जब दो शब्दों को मिलाते हैं तो दोनों के बीच का संबंध सूचक शब्द, वर्तनी की त्रुटि है, शब्द लुप्त हो जाता है। कम शब्दों में अधिक अर्थ प्रकट करना समास का मुख्य प्रयोजन या उद्देश्य है। मित्रों ध्यान दीजिए, सामासिक शब्दों में लुप्त होता है। क्या लुप्त होता है? संबंध सूचक शब्द लुप्त होता है। पहले बता दिया कि दो शब्दों के मेल से बने हुए शब्दों को समास कहते हैं। तो दो शब्दों के मेल से जो सामासिक शब्द बनता है, दो शब्दों के बीच में संबंध सूचक शब्द जो है लुप्त हो जाता है, मतलब पूरा दिखाई नहीं देता है, हम प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं, तो उस तरह के शब्दों को हम समास कहते हैं। इससे तात्पर्य यह है समास में कम शब्दों में, काम नहीं है, वर्तनी की त्रुटि है उधर, कम शब्दों में अधिक अर्थ प्रकट करना समास का मुख्य प्रयोजन या उद्देश्य होता है। उल्लेखनीय विषय है यहाँ सामासिक शब्दों का निर्माण जो है इसी अर्थ में किया गया है। जब साहित्य में कविता या पद्य को लेंगे या गद्य के संदर्भ में आपको तमाम सारे विचार प्रकट करना होता है कवियों द्वारा या लेखकों द्वारा, तब इस तरह के सामासिक शब्दों की सहायता से वे अपने काल्पनिक जगत से संबंधित जो भी विचार हैं प्रकट करते थे। संस्कृत साहित्य से लेकर पाली प्राकृत या उसके बाद अभी वर्तमान काल हमारे हिंदी साहित्य में या अन्य देशी हमारे भारत देश के जितने भी साहित्य हैं, तो सामाजिक शब्दों की विशेषता यही है, क्योंकि कम शब्दों में अधिक प्रयोजन या अर्थ देने वाले होते हैं। इसलिए तो यहाँ प्रश्न बन सकता है कि दो शब्दों के बीच में जो संबंध सूचक शब्द है लुप्त होता है, यह कथन इससे संबंधित है, तो समास विकल्प चयन करना होता है इस प्रकार के प्रश्नों के संदर्भ में। तो इस प्रकार जब अनेक पद मिलकर एक पद बन जाता है तो इसे समास कहते हैं। तो मित्रों अभी दोहराया था मैं, एक बार फिर भी याद दिलाएंगे कि जैसे भी शब्दों का योग जो मिलाकर जब पद बन जाता है तो इसे समास कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक शब्द, मतलब बीच में संबंध सूचक शब्द लुप्त होता है, बिल्कुल पर्दे के पीछे गए जैसा लगता है वहाँ, लेकिन इनडायरेक्टली हमको वहाँ वह संबंध सूचक शब्द जो है प्रयोग होता है। उसके बाद समास की परिभाषा पर अगर हम ध्यान देंगे तो मशहूर व्याकरणिक लेखक, व्याकरणिक विद्वान कामता प्रसाद गुरु के अनुसार दो या दो से अधिक शब्दों, मतलब शब्द मतलब पदों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर उन दो या दो से अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है उस शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं, और उन दो या दो से अधिक शब्दों का जो संयोग होता है वह समास कहलाता है। जैसे फिर एक बार ध्यान दें, दो या दो से अधिक शब्द जैसे पहले ही बता दिए कि सामान्य जानकारी के अंतर्गत, तो कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार ही हम सामान्य रूप से बताएं तो शब्द या पद हो सकते हैं, परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होता है। लोप होना मतलब वहाँ लुप्त हो जाना, गायब हो जाना, गायब होकर एक नया अर्थ देता है वाक्य के रूप में। तो उन दो या दो से अधिक शब्दों से
जो स्वतंत्र शब्द बनता है फिर। तो स्वतंत्र शब्द जब बनता है तब उस शब्द को हम सामासिक शब्द कहते हैं, और यह शब्द जो है अधिक अर्थ देता है, मतलब भाषा को सरल बनाता है। जहाँ हम प्रयोग करते हैं, मतलब गद्य के रूप में प्रयोग करते हैं या पद्य के रूप में प्रयोग करते हैं, तो इस प्रकार के प्रयोग में वहाँ सरलता आ जाता है। पढ़ने या सुनने वाले पाठकों को भाषा जो है अत्यंत सरल होगा सामासिक शब्दों से। उसके बाद समस्त पद या समास युक्त पदों को अलग अलग करने की रीति को विग्रह कहते हैं। जैसे कभी कभी हम प्रयोग करते हैं कि विग्रह, तो प्रत्येक शब्द या ध्वनि के रूप में हम भाषा विज्ञान के अंतर्गत प्रत्येक वर्ण को उसके हम अलग अलग करेंगे, उसको विभाजित करेंगे, तो उसको विग्रह कहते हैं। तो यहाँ भी समस्त पद या समासयुक्त पदों को अलग अलग करने की रीति को विग्रह कहते हैं। तो विग्रह उसको कहते हैं जब हम कोई समासिक शब्द को विस्तारपूर्ण, मतलब समझने के लिए योग्य अर्थपूर्ण विवरण या विश्लेषण करते हैं, उसको हम विग्रह कहते हैं। विग्रह मतलब दूसरा अर्थ नहीं है, बस सामान्य रूप से विश्लेषण करना, मतलब उस शब्द को हम लोग अधिक जानकारी के लिए चर्चा के रूप में बताना ही विग्रह कहते हैं, जिसे संधि के अर्थ में विच्छेद कहते हैं। अगर हम संधि शब्द को लेकर संधि जो परिभाषा है उस अर्थ में अगर हम लोग समझना है तो उसको हम विच्छेद कहते हैं। तो यह विग्रह है। तो यहाँ प्रश्न बन सकता है कि समस्त पद या समास युक्त पदों को अलग अलग करने की रीति को यह कहते हैं। तो अलग अलग करने की जो रीति है, तो उसको हम अगर प्रश्न के रूप में यहाँ तक रीति को, यहाँ तक अगर आपको प्रश्न बना दिया जाए, पर्दे पर देखिएगा, तो विकल्पों में आपको विग्रह होगा, संधि होगा, उसके साथ साथ विच्छेद होगा। इस प्रकार 4 विकल्प होते हैं। तो उसमें एक सही विकल्प होगा कि विग्रह। तो विग्रह विकल्प का चयन करना होता है इस प्रकार के परिभाषाओं में। तो समास पहचानने के लिए कुछ नियम हैं। आप किसी भी व्याकरण से संबंधित किताब देखने से इस प्रकार के 4 नियम पाए जाएंगे। तो इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करेंगे। इसमें नियम में पहला है, समास में कम से कम, इधर काम दिया गया है, कम से कम 2 पदों या शब्द होते हैं। तो पहला बिंदु है नियम में पहचानने के लिए, सामासिक जो भी शब्द है कम से कम 2 पद या 2 शब्द होते हैं। यह नियम है, पहला नियम है। अब कोई भी सामासिक शब्द को लीजिए, समास में जितने भी प्रकार हैं, प्रकारों से संबंधित अगर आप उदाहरण पर ध्यान देंगे तो पहली बात यह होगा कि सामासिक शब्दों में कम से कम 2 पद होते हैं या 2 शब्द होते हैं। उसके बाद दूसरा बिंदु है 2 या 2 से अधिक पद एक हो जाते हैं। तो बीच में जो योजक शब्द है, तो मिलाने का जो शब्द होता है, वो लुप्त जो होने के बाद जो है ये पद जो हैं एक हो जाते हैं और उसको हम प्रयोग में लाते हैं। उसके बाद एक पदी भाव समासः। तो संस्कृत में इसको ऐसा कहते हैं कि इसका अर्थ स्पष्ट होता है, एक पदी भाव समासः। इसको हम 2 या 2 से अधिक पद एक हो जाते हैं, इसका तात्पर्य। तो उसके बाद तीसरा है, समास समस्त होने वाले पदों का विभक्ति प्रत्यय लुप्त हो जाता है। जैसे समास समस्त होने वाले पदों का विभक्ति प्रत्यय लुप्त हो जाता है। 2 पदों के बीच में या 2 शब्दों के बीच में जो विभक्ति प्रत्यय रहता है, विभक्ति प्रत्यय गायब हो जाता है, लुप्त हो जाता है। ये तीसरा नियम है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, चौथा नियम, समस्त पदों के बीच संधि की स्थिति हो पर संधि अवश्य होती है। यह नियम तत्सम शब्दों के लिए आवश्यक है। समस्त पदों के बीच संधि की स्थिति हो, तो बीच में संधि की स्थिति होता है, जैसे हम उसको आराम से अलग कर सके, विच्छेद कर सके,
ऐसे दो पद होते हैं या दो शब्द होते हैं, तो पर संधि अवश्य होती है, मतलब वहाँ तो संधि अवश्य होती है, यह नियम तत्सम शब्दों के लिए आवश्यक है। तो यहाँ प्रश्न बन सकता है कि तो किसके लिए तत्सम शब्दों के लिए आवश्यकता है? तो वहाँ नीचे 4 विकल्प होंगे, समास, संधि, प्रत्यय, उपसर्ग, इस प्रकार। तो आप समास विकल्प का चयन करना होता है, क्योंकि यह तत्सम शब्दों के लिए अत्यंत आवश्यक है कि विच्छेद करना। उसके बाद एक प्रश्न है, परंपरागत समास के भेदों के संदर्भ में अगर हम चर्चा करेंगे तो हमको पुरानी जमाने से संस्कृत से आगत 6 भेद हैं। तो 6 भेद, एक अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, ये सामान्य जानकारी है, आप लोग जानते ही हैं 6। उसके बाद चौथा द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। इस प्रकार परंपरागत रूप से समास के 6 भेद हैं। तो हम एक एक समास के संदर्भ में परिभाषा देखेंगे, उसके बाद उदाहरण देखेंगे, हो सके तो प्रश्नों के रूप में भी हम जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अव्ययी भाव समास से तात्पर्य है इसमें पहला पद मुख्य या प्रधान होता है, यह अव्यय होता है, वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। जैसे अव्ययी भाव समास की परिभाषा पर अगर आप ध्यान देंगे तो वहाँ पहला पद जो है मुख्य या प्रधान होता है, तो उसके बाद इसमें अव्यय होता है। दूसरी बात, वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। इस प्रकार 3 मुख्य बिंदु हैं यहाँ। तो पहली बात या पहला बिंदु यह है, पहला पद जो है मुख्य या प्रधान होता है, दूसरा बिंदु यह है कि अव्यय होता है, और तीसरी बात या तीसरा बिंदु यह है कि वाक्य में अगर हम प्रयोग करें तो क्रिया विशेषण का कार्य करता है। तो मित्रों यहाँ पर्दे पर देखिए, आपको सामने प्रस्तुत किया गया है। तो पहला पद मुख्य या प्रधान होता है, यह अव्यय होता है इसमें, और क्रिया विशेषण का काम करता है। इस प्रकार 3 मुख्य बातें यहाँ आपके सामने प्रस्तुत हैं। यथास्थान उदाहरण एक देखेंगे यहाँ, स्थान के अनुसार, मतलब जैसे एक पहला उदाहरण आप ध्यान देंगे तो यथास्थान अगर हम विग्रह करते हैं तो स्थान के अनुसार के रूप में इसको समझना होता है। उसके बाद यथा संभव, जितना संभव हो, यह विग्रह है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। उसके बाद प्रतिदिन, प्रतिदिन समास है, अगर हम विग्रह करेंगे तो यहाँ पर्दे पर देखिएगा प्रत्येक दिन। तो उसके बाद आजीवन, तो आजीवन का विग्रह करेंगे तो जीवन भर। तो अगर आपके मन में शंका उठता है कि समास परीक्षा में कैसे पूछा जा सकता है, तो कभी कभी यह समास शब्द, सामासिक शब्द देते हैं, फिर नीचे समास को पहचानना होता है। फिर दूसरी तरह से यह विग्रह देते हैं तो उसका समास नीचे 4 विकल्पों के रूप में रहता है। तो इस प्रकार कैसे भी उल्टा सीधा भी दिया जा सकता है। तब मित्रों आराम से समझने के लिए कई उदाहरण को अभ्यास करना होता है। जैसे परिभाषा में ही बताया था कि इसमें अव्यय होता है, जैसे के, जितना, प्रत्येक, जीवन भर, इस प्रकार के कई अव्यय होते हैं और क्रिया विशेषण का काम भी करता है। उसके बाद पहला पद जो है मुख्य या प्रधान होता है। जैसे पहला पद देखिए उदाहरण के तौर पर, यथास्थान यहाँ उदाहरण दिए गए हैं। तो स्थान जो है पहला पद है, इसलिए यह अव्ययी भाव समास है। उसके बाद यथासंभव, जितना संभव हो, यह अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन मतलब प्रत्येक शब्द जो है प्रधान है, अव्ययी भाव समास। तो आजीवन में जो जीवन शब्द है प्रथम मतलब पहला आया है, इसलिए यह प्रधान कहलाता है। उसके बाद यथाक्रम, क्रम के अनुसार,
मतलब जो क्रम शब्द है वह प्रधान है। आजन्म, जन्म जो शब्द है विग्रह करने के बाद, तो यह जन्म प्रधान है, इसलिए अव्ययी भाव समास कहलाता है। आमरण दिया गया है इधर, मरण तक, मतलब मरण शब्द जो है, मरण शब्द की प्रधानता है यहाँ, तो इसलिए मरण यहाँ अव्ययी भाव समास कहलाता है। जब तक जीवन, उसके बाद व्यर्थ, बिना व्यर्थ का, इस प्रकार ये जितने भी उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत हैं ये सब अव्ययी भाव समास कहलाता है। तो फिर एक बार दोहराता हूँ आपको, तो अव्ययी भाव समास चांटिए, अव्ययी भाव समास पहचानिए, इस प्रकार पूछा जा सकता है प्रश्न। आजन्म विग्रह कीजिए, इस प्रकार भी प्रश्न बन सकता है। आजन्म प्रश्न के रूप में दिया जाता है, फिर उसका विग्रह नीचे 4 विकल्प होते हैं, मरण, जन्म तक, या आमरण है शब्द, तो नीचे मरण तक एक विकल्प रहता है, यह सही विकल्प है। बाकी जो 3 हैं अशुद्ध या गलत विकल्प होते हैं, तो किसी प्रकार का मतलब हमको दुविधा में डालने के योग्य कोई ना कोई अवयव को जोड़ते हुए आपको दिया जाता है। उसके बाद व्यर्थ, बिना अर्थ का, तो इस प्रकार आपके सामने 5 शब्द सामने प्रस्तुत हैं। उसके बाद मित्रों आगे बढ़ेंगे। एक प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत क्या कर रहा हूँ कि हर वर्ष का समास है या हर वर्ष का समास बताइए। हर वर्ष समास यह है, इस प्रकार प्रश्न हो सकते हैं। तो पर्दे पर देखिएगा, ये इधर 4 विकल्प दिया गया है आपको। पहला है द्विगु समास, फिर दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है अव्ययी भाव और चौथा है तत्पुरुष समास। हम अव्ययी भाव समास के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं यहाँ। तो मित्रों विकल्प क्या होगा सही? अव्ययी भाव समास। तो समास को देखिएगा यहाँ हर वर्ष। फिर और एक प्रश्न, निर्विवाद का समास क्या है? तो विवाद ना होना, विग्रह करेंगे तो विवाद ना होना। विवाद पहला शब्द आ गया है, इसलिए यह शब्द जो है प्रधान है, मुख्य है, तो अव्ययी भाव समास कहलाता है। तो पहला विकल्प सही है। उसके बाद निडर, डर ना होना। अगर हम विग्रह करेंगे इस शब्द को, तो जो डर ना होता है वह निडर है। तो डर शब्द जो है, डर शब्द की प्रधानता है, तो यहाँ उसको हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो तीसरा विकल्प इस वाक्य में, इन 4 विकल्पों में सही विकल्प या शुद्ध विकल्प है। तो भरपेट का समास क्या है? पेट भरना, तो अव्ययी भाव समास चौथा। मतलब पेट शब्द जो है इस विग्रह में प्रधानता के रूप में प्रयोग होता है, इसलिए अव्ययी भाव समास यहाँ सही है। उसके बाद दूसरा है तत्पुरुष समास। तो परिभाषा देखें, जिस समास में विसर्ग आया है, वर्तनी की त्रुटि है यहाँ, जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब अंतिम पद प्रधान होता है। ध्यान दीजिए, अव्ययी भाव समास में प्रधान पद मुख्य है, लेकिन यहाँ गौण है। गौण मतलब सेकेंडरी। तो प्राइमरी मतलब प्रधान क्या है? दूसरा पद, उत्तर पद, अंतिम पद। तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस प्रकार के दोनों पदों के बीच परसर्ग का लोप होता है। तो पहले ही बताएं कि समास में परसर्ग का लोप होता है या अव्यय का लोप होता है। तो परसर्गों के लोप के आधार पर समास 6 प्रकार भेद होते हैं। तो तत्पुरुष समास में फिर उपभेद या उपविभाजन होता है। जैसे परसर्ग का लोप होता है, तो यहाँ प्रश्न बन सकता है कि तत्पुरुष समास किसको कहते हैं? तो दूसरे तरह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे किसी डैश समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है, तो नीचे 4 विकल्प होते हैं। अव्ययी भाव समास,
तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, इस प्रकार जितने भी 6 प्रकार बताया था उनमें से तत्पुरुष समास को देते हुए फिर अन्य 3 अशुद्ध गलत विकल्प देते हैं। तो यहाँ आप चयन करना होगा तत्पुरुष समास। मित्रों यहाँ ध्यान दें तो अव्ययी भाव में पहला पद मुख्य है, तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद मतलब दूसरा पद अंतिम पद मुख्य हैं, लेकिन इसमें पहला पद गौण या सेकेंडरी होता है, उत्तर पद प्रधान या प्राइमरी होता है। तो इसके 6 भेद होते हैं। तो 6 भेदों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो 6 भेद ये हैं। फिर प्रश्न भेदों को लेकर भी बना सकते हैं। तत्पुरुष समास में इतने भेद हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि 6, तो 6 विकल्प को चयन करना होता है। तो इसे पहले भी दोहराया था कि जितने भी हम ग्रामर में प्रकार, वर्गीकरण या भेद कहते हैं, तो एक सूची बनाकर उसको कम से प्रकारों से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रकार किस में हैं वैसा बनाए, आरोह क्रम में या अवरोह क्रम में, तो तब आसान होगा पढ़ने के लिए, समझने के लिए। तो तत्पुरुष समास में जो 6 प्रकार बोल रहे हैं, 6 भेद बोल रहे हैं, उसमें पहला है कर्म तत्पुरुष। तो कर्म तत्पुरुष में कर्म की प्रधानता होती है, तो इसमें को का लुप्त होता है, जैसे हम कारक चिन्हों के अंतर्गत भी चर्चा कर चुके हैं। तो कर्म तत्पुरुष में को का लोप होता है, इसको लेकर भी प्रश्न बना सकते हैं। तत्पुरुष समास के कर्म तत्पुरुष में डैश का लोप होता है, तो कर्म के साथ क्या आएगा, को आएगा, इसलिए अब 4 विकल्पों में को विकल्प का चयन करना होता है। तो मित्रों आगे बढ़ेंगे, इससे संबंधित उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है। कर्म तत्पुरुष, तो कर्म तत्पुरुष में उदाहरण है गगनचुंबी। तो गगनचुंबी में गगन को चूमने वाला, तो गगन के चूमने वाला विग्रह के रूप में बनाए यहाँ, तो यहाँ गगनचुंबी का विग्रह बनाइए। तो 4 विकल्पों में गगन को चूमने वाला एक विकल्प होगा, उसको चयन करना होता है। नहीं तो गगनचुंबी का समास बताइए, प्रश्न है। तो वहाँ तत्पुरुष समास हो सकता है या कर्म तत्पुरुष हो सकता है। ध्यान दीजिए मित्रों, क्योंकि अगर प्रश्न पत्र में प्रश्न बनाने वाला इसको थोड़ा कठिन रूप में पूछना चाहता है, तो तत्पुरुष समास ना देते हुए कर्म तत्पुरुष देगा, तो कर्म तत्पुरुष का चयन करना होता है, क्योंकि कर्म तत्पुरुष जो है तत्पुरुष समास का पहला भेद है। उसके बाद चिड़ीमार, चिड़ीमार का अगर हम विग्रह करेंगे, चिड़ियों को मारने वाले के रूप में उस अर्थ में प्रयोग करते हैं। तो यह भी उसी तरह जैसे मैं बताया था कि प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है। तत्पुरुष समास का उदाहरण बताइए, तत्पुरुष समास चयन कीजिए, तो वहाँ चिड़ीमार होगा या गगनचुंबी, कोई भी इस प्रकार के चिड़ियों को मारने वाला। तो मतलब यहाँ ये को जो है लुप्त हो गया, देखिएगा मित्रों। तो कर्म तत्पुरुष का जो को है वह लुप्त हो गया, इसलिए तत्पुरुष समास जो है सही है, उस विकल्प को चयन करना होता है। तो तत्पुरुष समास में फिर दूसरा भेद है करण तत्पुरुष। मतलब करण तत्पुरुष में से के द्वारा का लोप होता है। लोप होना मतलब गायब होना, लुप्त होना, मतलब दिखाई नहीं पड़ता है। जब हम विग्रह के रूप में अगर उसका विश्लेषण करेंगे, उसका हम चर्चा करेंगे, तब मालूम पड़ता है कि वह जो लोप है बिल्कुल हमको ध्यान में आता है। उसको हम ध्यान से पढ़ेंगे तभी आराम से हल कर सकते हैं। जैसे मित्रों यहाँ देखिए, करण तत्पुरुष की परिभाषा से के द्वारा आएंगे, इसका लोप होता है। तो यहाँ प्रश्न बन सकता है कि से के का लोप इसमें होता है, किसमें, करण तत्पुरुष में। नहीं, प्रश्न दूसरे रूप में भी पूछा जा सकता है, से के द्वारा इसी से संबंधित हैं, तत्पुरुष समास भी हो सकते हैं, करण तत्पुरुष भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार मित्रों जैसे हम पढ़ रहे हैं तो उसको कल्पना करते हुए प्रश्न के रूप में भी अध्ययन करना होता है। उसके बाद
करण तत्पुरुष का उदाहरण देखिए, जैसे ईश्वर दत्त, ईश्वर के द्वारा, जैसे आपके सामने प्रस्तुत किया था, के द्वारा जो है यहाँ समास में लुप्त है, तो यहाँ कम शब्दों में ईश्वर के द्वारा दिया हुआ इतना अर्थ सिर्फ एक शब्द में हमको मालूम हो रहा है। तो मित्रों यहाँ कष्ट साध्य, कष्ट साध्य जो शब्द हैं तो इसको विग्रह करेंगे कष्ट के साध्य। जब हम विग्रह के रूप में इसको पढ़ते हैं तो मालूम होगा कि क्या लुप्त हो गया है। तो लुप्त होने की बात जो है यह से है। तो मित्रों आपको बताया था से के द्वारा जो है इसमें लुप्त हो गए करण तत्पुरुष के शब्द हैं। तो यह इसलिए ईश्वर दत्त कष्ट साध्य जो हैं करण तत्पुरुष के उदाहरण हैं, तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। आप आराम से मैं सूची जो बताया था, सूची का उपाय सोचिए और सूची की जो सहायता है उसका सहारा लेते हुए आप अगर अध्ययन करेंगे बहुत आसान होगा समझने के लिए। उसके बाद तत्पुरुष समास के अंतर्गत तीसरा संप्रदान तत्पुरुष। तो संप्रदान तत्पुरुष में के लिए का लोप होता है। क्या लोप होगा? के लिए का लोप होगा। तो तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण ये हैं, जैसे गौशाला, गाय के लिए शाला, के लिए प्रयोग हुआ। देखिए यहाँ उदाहरण में के लिए प्रयोग हुआ है। अगर कठिन रूप में प्रश्न बनाना चाहता है, प्रश्न बन सकता है, तो यहाँ के लिए इसमें प्रयोग होता है। तो सही विकल्पों में अगर थोड़ा कठिन बनाना चाहते हैं तो संप्रदान तत्पुरुष भी होंगे, तत्पुरुष समास भी होंगे। तो ये दो विकल्प होते हैं। फिर तीसरा विकल्प होगा, फिर दूसरा कोई अशुद्ध विकल्प देंगे, फिर चौथा विकल्प जो है वहाँ 1 2 सही है, ऐसा विकल्प रहता है। तब आप छांटना है कि चयन करना है कि चौथा विकल्प। तो चौथा विकल्प भी सही होता है इस प्रकार के प्रश्नों में। उसके बाद घुड़साल, घुड़साल मतलब घोड़े के लिए साला। तो मतलब जहाँ घोड़ों का देखभाल करते हैं, घोड़ों की सुरक्षा के लिए जो हम बनाते हैं उसको हम घुड़साल कहते हैं। तो यहाँ के लिए प्रयोग हुआ है, देखिए इधर, क्योंकि यह जो शब्द है इस शब्द का अर्थ मालूम होना चाहिए और इसके साथ साथ उसका प्रयोग भी मालूम होना चाहिए। तो प्रश्न बन सकता है वही जो मैं बताया था। फिर डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, किसके लिए प्रयोग होता है? डाक के लिए प्रयोग होता है ये शब्द। तो डाक गाड़ी डैश समास है। तो नीचे विकल्प होते हैं तत्पुरुष समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास, इस प्रकार जो 4 विकल्प होते हैं। तो उसमें आप लोग तत्पुरुष समास का चयन करना पड़ता है। उसके बाद तत्पुरुष समास में फिर चौथा है अपादान तत्पुरुष। तो अपादान तत्पुरुष में से का लोप होता है, मतलब से लोप होने के कारण वहाँ अर्थ आता है और प्रयोग करने के लिए अत्यंत सरल होता है इस प्रकार के शब्द। जैसे अपादान तत्पुरुष के कुछ उदाहरण देखिए। गुण रहित मतलब गुण से रहित। आपको परिभाषा में बताया था कि किसका लोप होता है? से का लोप होता है, इसलिए गुण से रहित। अब एक सामग्री जब बनाते हैं रफ में, जैसे कुछ नोट्स बनाते हैं जब आप लोग, उस समय आप तत्पुरुष समास के पास से का लोप होता है ऐसा लिखेंगे तो इसका से का उदाहरण के लिए इस तरह के शब्द लिखिए, मतलब समझने के लिए आसान होगा। क्योंकि समास की परिभाषा पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, हमको समझ में आता है, परिभाषा भी याद कर लेते हैं। तो कैसे भी परिभाषा कभी भी पूछने पर हम समास की परिभाषा बताएंगे, प्रकार भी बताएंगे, सब बताएंगे। लेकिन जब सामासिक शब्द देकर प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में, हल करते समय थोड़ा बहुत हिचकिचाते हैं,
और उसके लिए सोचना पड़ता है। इसलिए वो हिचकिचाई दूर करने के लिए, आसानी से विकल्प चयन करने के लिए आप इस प्रकार के शब्दों को एक तरीके से, एक ट्रिक के माध्यम से अगर आप तैयारी करेंगे तो आसान होगा। तो से का लोप होता है, तो से देखिए इधर, फिर इसके बाद जन्मांध, जन्म से अंधा। तो जन्मांध जब कई बार प्रयोग होता है परीक्षाओं में। अब कोई प्रतियोगिता परीक्षा देखें तो हमारे राज्य सरकार के या कोई केंद्र सरकार से संबंधित परीक्षाएं अटेंड करेंगे आप लोग, उसमें हिंदी भाषा से संबंधित जो भी प्रश्न पूछा जाता है, व्याकरण के अंतर्गत, समास के अंतर्गत इस प्रकार के शब्द दिए जाते हैं। मतलब से जहाँ प्रयोग होता है तत्पुरुष समास के अंतर्गत अपादान तत्पुरुष कहलाता है। उसके बाद मित्रों दोष मुक्त, दोष मुक्त अगर विग्रह करेंगे तो दोष से मुक्त, से का प्रयोग हो गया है इधर, तो यह अपादान तत्पुरुष होगा, नहीं तो तत्पुरुष समास होगा। तो इस प्रकार दो याद रखना होगा आपके लिए। उसके बाद संबंध तत्पुरुष, तो तत्पुरुष समास में पांचवा बिंदु है संबंध तत्पुरुष। इसमें संबंध तत्पुरुष में का, के, की, का लोप होता है। तो यहाँ का, के, की मतलब तीन लुप्त हो गए अव्यय दिए गए हैं या परसर्ग दिए गए हैं। तो यहाँ प्रश्न बन सकता है का, के, की का लोप इसमें होता है। किस में होता है? संबंध तत्पुरुष में होता है, नहीं तो तत्पुरुष समास में होता है। फिर प्रश्न उल्टा अगर बना सकते हैं तो संबंध तत्पुरुष में इसका लोप होता है। किसका लोप होता है? का, के, की का लोप होता है। तो विकल्पों में देखिएगा, पहला विकल्प में का होगा, दूसरे विकल्प में के होगा, नहीं तो का के एक विकल्प में देंगे, फिर के की एक विकल्प में देंगे, दो हो गए, फिर का की तीसरे विकल्प होंगे, फिर चौथे विकल्प में ये तीन दिया जाता है। तो तब हम चयन करना है संबंध तत्पुरुष या तत्पुरुष समास। इस प्रकार एक वाक्य को लेकर, मतलब एक ये कहाँ यहाँ जो परिभाषा एक वाक्य में जो दिया गया है, इसको लेकर हम 5, 6, 7, 8, 10 प्रश्न तक बना सकते हैं इसको लेकर। तो आप खुद प्रश्न बनाते जाइए और अभ्यास करते जाइए। फिर हम आगे बढ़ेंगे संबंध तत्पुरुष से संबंधित कुछ उदाहरण तो विग्रह के रूप में चर्चा करेंगे। चर्म रोग, चर्म का रोग, आपको बताया था कि का, के, की तीनों का लुप्त होता है। इस अभी प्रयोग हो गया है का, तो इसलिए यह क्या है? तत्पुरुष समास होगा, नहीं तो संबंध तत्पुरुष समास होगा। तो चर्म का रोग, तो चर्म रोग पद या शब्द देता है प्रश्न में। नीचे चर्म रोग सही विग्रह बताइए। चर्म रोग का विग्रह क्या है? तो चर्म रोग का विग्रह क्या है प्रश्न है। तो नीचे 4 विकल्प होते हैं, वहाँ चर्म का रोग, चर्म के रोग, चर्म की रोग, इस प्रकार 3 या 4 विकल्प होते हैं। कोई विकल्प में उपरोक्त में से नहीं है, ऐसा भी विकल्प दिया जाता है। तो चर्म रोग का विग्रह क्या होगा? चर्म का रोग। नहीं तो चर्म का रोग विग्रह देता है, चर्म का रोग का समास बताइए, उल्टा फिर। तो चर्म का रोग का समास बताइए अगर प्रश्न पूछा जाए तो नीचे 4 विकल्प होते हैं, तो उन विकल्पों में चर्म रोग होगा मिलाकर। तो चर्म और रोग अलग करके यहाँ ने बीच में हाइफन देता है, नहीं तो प्लस देगा, नहीं तो इज इक्वल टू इस प्रकार के देते हैं, तो अल्प विराम भी दिया जाता है। तो 4 विकल्प होते हैं। तो वर्तनी की दृष्टि से भी यह शब्द पूछा जा सकता है। मतलब किसी तरह भी, मतलब किस रूप में भी प्रश्न पूछने का संभावना होता है परीक्षाओं में। तो जलधारा, जल की धारा, मतलब का, के, की जो बोला था मैं, संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत लुप्त होने वाले प्रसर्ग,
जल की धारा। उसके बाद मित्रों मंत्री परिषद, तो मंत्रियों की परिषद, तो की जो प्रत्यय यहाँ बीच में लुप्त है, अगर विग्रह के रूप में हम पढ़ेंगे तो इसका अर्थ ग्रहण करेंगे तब मालूम पड़ेगा कि यह तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष समास में जितने भी भेद बताया था उसमें संबंध तत्पुरुष समास के अंतर्गत होता है। इसलिए मित्रों इसको जब विग्रह के रूप में, जब तक आप इसको विग्रह के रूप में प्रयोग नहीं करेंगे तब तक समझना कठिन होता है चयन करने में, विकल्प का चयन करने में। तो आगे बढ़ेंगे। छठवां अधिकरण तत्पुरुष। तो अधिकरण तत्पुरुष की परिभाषा, तो इससे संबंधित जो वर्ड्स है मतलब वाक्य है उस पर ध्यान देंगे तो इसमें में पर का लोप होता है। अधिकरण तत्पुरुष क्या है? में पर का लोप होता है। जब उदाहरण के तौर पर शब्द हम जानेंगे, चर्चा करेंगे तो उसमें में या पर का प्रयोग होता है। जैसे कवि पुंगव, कवियों में पुंगव, तो ई की मात्रा, ह्रस्व ई की मात्रा लुप्त हो गया इधर, तो कवि पुंगव का विग्रह करेंगे कवियों में पुंगव। तो कवियों में पुंगव सही रूप बताइए, कवियों में पुंगव विग्रह का समास बताइए। तो वहाँ नीचे कवि पुंगव होगा, कवि हाइफन पुंगव होगा, इस प्रकार प्रश्न पूछा जा सकता है। नहीं तो अधिकरण तत्पुरुष के लिए उदाहरण बताइए या अधिकरण तत्पुरुष पहचानिए, इस प्रकार प्रश्न पूछा जा सकता है इस तरह के प्रश्नों में। तो नीचे 4 विकल्प होते हैं, तो कवि पुंगव अधिकरण तत्पुरुष के लिए उदाहरण है। तो कैसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप विकल्प चयन करना होगा। उसके बाद फलासक्ति, फलासक्ति एक उदाहरण थे। तो फल में आसक्ति, जिस तरह फलों के लिए आसक्ति होती है तो फलासक्ति शब्द विग्रह रूप में हम समझ सकते हैं। तो फल में आसक्ति जो विग्रह है उसमें में प्रयोग हो गया है, इसलिए यह तत्पुरुष समास कहलाएंगे। या तत्पुरुष समास नहीं है विकल्प में तो अधिकरण तत्पुरुष अवश्य होगा। तो अधिकरण तत्पुरुष चयन करना होता है परीक्षाओं के अंतर्गत, प्रश्न के अंतर्गत। उसके बाद तीसरा है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास की परिभाषा पर ध्यान दें तो इसमें उत्तर पद प्रधान होगा, इसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। मतलब ध्यान दीजिए, जरूर समास में 2 पद होते हैं, तो इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, फिर उसके बाद पहला पद विशेषण या विशेष्य होता है। मतलब विशेषण या विशेष के रूप में पहला पद को हम विग्रह में समझते हैं या प्रयोग करते हैं, तो उत्तर पद जो है प्रधान होता है अर्थ ग्रहण करने के लिए, तो उसको समझने के लिए समास को। तो स्वाभाविक है प्रश्न बनना परिभाषा को लेकर, जैसे उत्तर पद प्रधान हो और पहला पद विशेषण या दूसरा पद विशेष्य हो, किस समास के अंतर्गत आता है या इसके अंतर्गत आता है, डैश के अंतर्गत आता है, इस प्रकार प्रश्न बना सकते हैं परिभाषाओं को लेकर। क्योंकि हमको जो TRT हिंदी अध्यापक परीक्षाओं से संबंधित पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम में परिभाषाएं भी दिए गए हैं एक अलग विषय के अंतर्गत। तो मित्रों परिभाषाओं को भी याद रखना होगा। तो परिभाषाओं को लेकर ही प्रश्नों के रूप में आपके सामने कुछ प्रस्तुत कर रहा हूँ मौखिक रूप से। तो इस प्रकार अब समझते हुए आगे बढ़ना होगा। फिर कर्मधारय समास जैसे अल्पसंख्य है, जिनकी संख्या अल्प हैं विग्रह। फिर उसके बाद नीलकमल, नीला है कमल। मतलब जो परिभाषा बताया था मैं, इस परिभाषा को ध्यान में रखते हुए उदाहरण को समझिए तो आराम से आप प्रश्नों का उत्तर हल कर सकते हैं। उसके बाद चौथा है द्विग समास। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक और पूरा समास समूह का बोध कराए उसे द्विग समास कहते हैं।
परिभाषा क्या है? पहला पद संख्यावाचक होता है। बहुत आसान है ये समझने के लिए, चयन करने के लिए। संख्या जिस शब्द में हो उसको हम द्विगु समास कहते हैं। पूरा समास समूह का बोध कराता है। संख्या हो और समूह का बोध कराने वाला शब्द या पद को हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिभुवन, त्रि मतलब तीनों, संस्कृत शब्द है, तत्सम शब्द है ये। तो तीनों जो है, तीनों भवन मतलब तीनों जो संख्या आया है इसलिए द्विगु। फिर नवरत्न, नवरत्नों का समूह। फिर इसी तरह पंचरत्न भी आएंगे आपको। शताब्दी, 100 अब्द मतलब 100 वर्षों का समूह। तो इस प्रकार शताब्दी को हम द्विगु समास के अंतर्गत समझ सकते हैं। तो प्रश्न बन सकते हैं आराम से, कैसे भी पूछें तो द्विगु समास का उत्तर हल कर सकते हैं हम लोग, विकल्प का चयन कर सकते हैं। उसके बाद द्वंद्व समास, जिस समास में पूर्व पद मतलब पहला पद और उत्तर पद दोनों ही प्रदान होते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम इससे पहले चर्चा की है, पहला पद प्रदान होता है या कभी कभी किसी समास में उत्तर पद मतलब अंतिम वाला पद प्रदान होता है। लेकिन यहाँ द्वंद्व समास में दोनों पद जो हैं प्रदान होते हैं, अर्थात अर्थ की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व हो तो द्वंद्व समास कहलाता है। मतलब अर्थ की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व हो तो द्वंद्व समास होता है। दोनों का अस्तित्व प्रधान होता है, दोनों का अस्तित्व हम उसको प्रधान के रूप में, मुख्य के रूप में लेते हैं, तब हम उसको द्वंद्व समास कहते हैं। तो मित्रों उदाहरण देखिए, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, यहाँ बीच में जो योजक दिया गया है और को ध्यान नहीं देंगे हम यहाँ। तो पाप प्रधान है और पुण्य भी प्रधान है, फल प्रधान है, फूल भी प्रधान है। फिर आगा पीछा, आगा और पीछा दोनों प्रधान है यहाँ। तो द्वंद्व समास, द्वंद्व मतलब पद में ही उत्तर है यहाँ समझने के लिए आप। द्वंद्व मतलब क्या है संस्कृत में? दो, दो मतलब इस समास के दो पद प्रधान होते हैं, अत्यंत आवश्यक होते हैं, मुख्य होते हैं। तो इसलिए तो पाप पुण्य दोनों प्रधान हैं, फल फूल दोनों प्रधान हैं, आगा पीछा दोनों प्रधान हैं। उसके बाद अंतिम बिंदु बहुव्रीहि समास, जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष अर्थ का बोध होता है बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष अर्थ होता है, जितने भी इस समास के दो पद होते हैं विशेष अर्थ देता है, तो उसको हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। तो शब्द को जब हम विग्रह के रूप में अलग करते हैं तो उस विग्रह का अर्थ ना देते हुए फिर दूसरा अर्थ मतलब थर्ड मीनिंग जो मालूम होता है उसको हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे ज़्यादातर तत्सम शब्दों में भगवान के लिए या कोई अन्य चीज़ों के लिए प्रयोग करते हैं बहुव्रीहि समास को। जैसे मित्रों गिरिधर मतलब श्री कृष्ण जी के लिए प्रयोग करते हैं, क्योंकि गिरि को धारण करने वाला मतलब पर्वत को उठाए श्री कृष्ण जी भागवत में, तब से इनको गिरिधर नाम आया था। तो इसलिए इस अर्थ में गिरिधर किसका उपनाम है? श्री कृष्ण का उपनाम है। इसलिए श्री कृष्ण जी को आदर के रूप में या किसी पद्य या गद्य साहित्य में प्रयोग करने के लिए गिरिधर शब्द प्रयोग करते हैं, इसलिए यह शब्द की रचना की गई है। उसके बाद इसी तरह नीलकंठ, मित्रों यहाँ वर्तनी की त्रुटि है, ये दीर्घ ई की मात्रा है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका अर्थात शिव जी, मतलब जिनका कंठ नीला है नीलकंठ शिव जी को कहते हैं। तो उसके बाद लंबोदर, लंबा है उदर जिनका अर्थात गणेश जी, मतलब गणेश भगवान के लिए लंबोदर का प्रयोग करते हैं, तो यह बहुव्रीहि समास है। तो इस प्रकार मित्रों तो परीक्षा में कैसे भी पूछा जाए नीलकंठ, लंबोदर, जैसे इससे पहले वो दिया गिरिधर, इस प्रकार अगर आप शब्दों को लेंगे, भगवानों के उपनामों में कई शब्द आएंगे, तमाम सारे शब्द। तो उदाहरण के लिए कुछ तत्सम शब्दों को आपके सामने प्रस्तुत किया बहुव्रीहि समास के अंतर्गत। इसलिए मित्रों आप इसको खुद और कुछ शब्द सोचते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो समाज से जितने भी प्रश्न हैं परीक्षा में
प्रश्न तो आएंगे ही, 1 2 3 4 कितने भी आएंगे, लेकिन आप हल कर सकते हैं। एक प्रश्न देखिए, धनंजय। धनंजय का समास क्या है? नीचे 4 विकल्प हैं। तो पहला है अविभाव, बहुव्रीहि, द्विग, तत्पुरुष। तो क्या चांटेंगे हम? बहुव्रीहि। वक्रतुंड का समास तो क्या है? बहुव्रीहि समास। वक्रतुंड किसको कहते हैं? तुंड मतलब सूंड, जो सामने मतलब हाथी को जो सूंड रहता है, तो किस भगवान को रहेंगे? गणेश जी को रहेंगे। तो गणेश जी के अर्थ में गणेश जी के लिए वक्रतुंड का प्रयोग किया जाता है, इसलिए तीसरा अर्थ है। सो हम इसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। मित्रों ध्यान दीजिए, जितने भी समास आपके सामने प्रस्तुत किया है, पहले आपको परिभाषा, उसका विश्लेषण करते हुए उदाहरण, फिर कुछ प्रश्न उदाहरण के लिए आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। तो हम आशा करते हैं तो आपको बात पूरी समझ में आई होगी। तो दूसरे विषय के साथ आपके सामने अगले कार्यक्रम में प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।